Hello everyone. Hello. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Good evening, ma'am. क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है। ठीक है, ये मिक्स्ड पेपर है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, है ना। 12th क्लास के क्वेश्चन है इसमें 25। स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। करो बेटा। कॉपी पेन लेके बैठो। पहला क्वेश्चन कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑन द राइट हैव ट्वाइस द सेपरेशन एज दोज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो राइट की तरफ सेपरेशन अगर ए है तो लेफ्ट की तरफ ट्वाइस हो जाएगा। If the charged particle take time t to move a distance x in the left region, then it will take time to travel the same distance in the right side region is। तो कितना समय लेगा सेम डिस्टेंस के लिए? हम्म कर भी दिया क्या? क्या आ रहा है? ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट पार्ट है। क्या कह रहा है? ऑन द राइट हैव ट्वाइस द सेपरेशन। मान लो तुमने यहाँ की ए मानी है तो यहाँ की जो सेपरेशन है वो 2a हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल को t टाइम लग रहा है इन द लेफ्ट रीजन टू मूव इट डिस्टेंस x। ठीक है, तो वहां अगर x को t समय में कंप्लीट कर पा रहा है तो यहाँ कितने समय में कर पाएगा x डिस्टेंस को? डिस्टेंस x है, यहाँ टाइम बताओ कितना हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें? इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगेंगी, लेकिन चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? QE अपॉन m, यानी यही एक्सेलरेशन रहेगी दोनों तरफ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, बस डिस्टेंस बदला है। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई? कितना समय लगेगा? डिस्टेंस सेम है। मैम रूट थर्ड आएगा। हाँ, देखो मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले के क्या लग रहा है। लेफ्ट वाले में मैं इक्वेशन लिखती हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन है तो यही आएगा। इनिशियली मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, मेरे पास इनिशियली s इक्वल्स टू हाफ, एक्सीलरेशन सेम रहेगी तो ए टी स्क्र, क्योंकि पहले में टाइम t लग रहा है x डिस्टेंस को, तो s को x मान लो, तो हाफ ए टी स्क्र लग रहा है। ठीक है जी। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू हाफ ए टी डैश स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी? इफ द चार्ज पार्टिकल टेक टाइम t टू मूव आर डिस्टेंस इन द लेफ्ट रीजन देन इट विल टेक द, क्या मेरे पास यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी? किस चीज की वैल्यू चेंज होगी? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक्सेलरेशन चेंज होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज होगा,
सेकंड केस में लेफ्ट के लिए तो ये हो गया। अब हम राइट की बात कर रहे हैं। राइट के केस में क्या चीज चेंज हो जाएगी, देखो डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आधा होगा कि डबल हो जाएगा? एक्सीलरेशन, 1/2 है ना? तो राइट साइड में तुम्हारे पास जो एक्सीलरेशन है वो a डैश, वो क्या हो जाएगी एज कंपेयर टू लेफ्ट, हाफ हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m। तो यहाँ पर s की वैल्यू सेम है, विच इज x इक्वल्स टू एक्सीलरेशन लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई क्यू ई बाई 2m इंटू टी डैश का स्केयर, टी डैश निकालना है। अब x इक्वल्स टू 1/2, देखो क्यू ई बाई 2m, यानी क्यू ई बाय एम तो मेरे पास एक्सीलरेशन के बराबर थी, जो वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, तो यानी एक्सीलरेशन यहाँ पे a/2 आ गया, विच इज योर टी डैश का स्केयर। यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू हाफ ए टी स्केयर रख सकते हो, ये आया है 1/4 टी डैश स्केयर, और a से a कैंसिल हो गया, ये कितना आया फिर, अब यहाँ से देखो 1/2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टी डैश का स्केयर आया 2 टाइम्स ऑफ टी, है ना? तो टी डैश कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये फर्क था यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चेंज होना क्या दिखा रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना बेटा, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है। अब ये जितना दूर हो जाएंगी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कितना कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस डबल हो गया, इसका मतलब इंटेंसिटी आधी हो गई। बोलो ये क्लियर हुई? इसलिए यहाँ पर यस इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का हाफ हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये फील्ड लाइंस। ठीक है, वेरी गुड। और किसी को सौम्या समझ में आया मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी हाफ क्यों करी है, क्या रीजन है इसके पीछे? पढ़ते थे ना कि हम क्लोज्ड फील्ड लाइंस क्या दिखाती हैं, क्लोज्ड फील्ड लाइंस दिखाती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, दूर दूर चली जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो कितने से घटेगी, प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सवाल समझा देती हूँ क्या कह रहा है। तुम्हारे पास 3 शेल हैं, ए शेल, बी शेल और सी शेल। बी वाले को कर दिया ग्राउंड, सी वाले को दे दिया चार्ज कैपिटल क्यू, इसके बाद ए और सी को कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ए और सी को कनेक्ट कर दिया। अब कह रहा है कि फाइनल चार्ज बताओ बी पर कितना आएगा, बी का फाइनल चार्ज पूछ रहा है कि बी पर फाइनल चार्ज कितना आएगा बताओ। तो हम मान लेते हैं कि बी पर जो फाइनल चार्ज है वो अपनी तरफ से मान लो कितना आया है, Q1 मान लेते हैं। ठीक है, अंदर भी तो लेना पड़ेगा इसको, फिर Q2 मान लो। मान लो हमारे पास बी पे जो चार्ज आया है, लेट Q2 आया है। ए पर देखो पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही ए को आउटर वाले शेल से कनेक्ट करोगे क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। यही प्रॉपर्टी लगती है ना बेटा, जब भी दो शेल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सिमिलरली ए और सी के बीच में भी यही होगा। तो सिंपल सी बात है, सी पर कैपिटल क्यू चार्ज है, तो मैंने मान लिया कि ए पर जो चार्ज आया फाइनल वो आया Q1। ठीक है, कितना मान ले, Q1 चार्ज आया। अब ए पर जो Q1 चार्ज आया है वो कहां से आया होगा, सी से, तो सी पर कितना चार्ज बचेगा, सी पर कितना चार्ज बचेगा, Q माइनस Q1, है ना, यही होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो चार्जेस का, बी का मान लो Q2 है, ए का मान लो Q1 है। अब ए का चार्ज आया कहां से है, सी से, सवाल है बी यानी Q2 निकालिए। अब देखो, जिस भी कंडक्टर को अर्थ करते हो तो क्या हो जाता है उसका पोटेंशियल, अर्थ करने से बी का पोटेंशियल 0 0 हो गया, ए का पोटेंशियल सी के बराबर है, बस यही इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले बी का पोटेंशियल देखो बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद तो कर लोगे। Q2 का चार्ज लेट कर लो, ए और सी आपस में कनेक्टेड है, तो सी से कुछ चार्ज मान लो ए पर आ गया विच इज Q1, तो सी का चार्ज Q1 से घट जाएगा, Q माइनस Q1, दैट्स इट। चलो अब बी का पोटेंशियल लिखने में मदद करो मेरी।
रेडियस भी दी हुई है, देखो A 2A और 3A। तो Q1 की वजह से कितना होगा, K Q1 अपॉन B पर, B पे लिख रहे हैं तो 2 Q1 चार्ज की वजह से अपॉन 2A, वेरी गुड। प्लस B का B की वजह से कितना होगा, K Q2 अपॉन 2A, 2 प्लस C की वजह से कितना होगा, K Q K माइनस Q1 कैपिटल अपॉन Q माइनस Q1 3A। 3A। इसको किसके बराबर कर दिया जाए, 0 के बराबर। तो यहां से देखो क्या इक्वेशन बनेगी, K से K हट जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ से, 2Q plus Q1 plus 3Q2 is equal to 0। वेरी गुड। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी बेटा। तो ये इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कि जब भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं फाइनली उनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी ए का सी के बराबर करेंगे। ए का पोटेंशियल लिखो, ए मेरा अंदर वाला स्फेयर है, तो ए का क्या होगा, खुद के चार्ज की वजह से के Q1 बाय ए, प्लस सेकेंड वाले की चार्ज की वजह से के Q2 अपॉन 2A, प्लस लास्ट सी शेल की वजह से कितना होगा, के Q माइनस Q1 अपॉन कितना लिखूं, 3A। 3A, 3A। वेरी गुड। सी पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले शेल में सबका आउटर 3A हो जाएगा, के Q1 अपॉन 3A प्लस के Q2 अपॉन 3A प्लस के Q माइनस Q1 बाई 3A। क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यस मैम। और तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, के हटाना चाहो तो के भी हटा देना। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आई, Q1 अपॉन ए प्लस Q2 बाई 2A इक्वल्स टू Q1 बाई 3A प्लस Q2 बाई 3A। तो यहां से देखो Q1 और Q2 में कोई रिलेशन निकल के आएगा, क्या रिलेशन आएगा Q1 Q2 में, निकालो। Q1 is equal to minus Q2 by 4। ठीक है, ये रिलेशन निकल आया। अब मेरे पास पहली इक्वेशन जो देखो निकाल के रखी हुई है, वहां पर आप या तो Q1 को इंटरचेंज कर दो या Q2 को। मुझे क्या पूछा है, B का चार्ज, तो B का चार्ज हमने Q2 माना है, तो Q2 को रख के Q1 उड़ा दो, यानी 2Q प्लस Q1 प्लस 3Q2 इक्वल्स टू 0। मुझे Q2 चाहिए तो Q1 को रिप्लेस कर दो, माइनस Q2 बाय 4 प्लस 3Q2 से इक्वल्स टू 0। तो Q2 कितना आ जाएगा बेटा, इन टर्म्स ऑफ 2Q, माइनस 8/11 कैपिटल Q। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। यही चार्ज है ऑन शेल बी। ठीक है, चार्ज इजी था, थोड़ा सा पोटेंशियल रिवाइज भी हो गया होगा कि करना क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज था, जब भी कोई कंडक्टर अर्थ पे कनेक्ट हो तो हम चार्ज लेट कर लेते हैं कि इसका चार्ज लेट कर लो Q है। और अगर हमने इस तरीके से करा है कि आउटर वाले पे है तो इन वाले पे आ जाएगा, दोनों पे अलग अलग भी देते हैं। कई बार देखा होगा इधर Q1 दे दिया, इधर Q2 दे दिया, इन दोनों पे चार्ज कि इस पर Q है इस पर 2Q है, तो फिर लेट करके करते हैं कि कितना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ओके, थर्ड करो, देखो बहुत इजी है थर्ड। इस सिस्टम को उठा के वाटर में रख दूंगी तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट करेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, ये हो जाएगा EA cos थीटा। अब मुझे यहां से देखना है, क्या अगर मैं पानी में इस सेम टू सेम सिस्टम को रखूंगी क्या एंगल चेंज होगा, एंगल तो चेंज नहीं होगा। क्या एरिया ऑफ बॉडी, इस बॉडी का एरिया चेंज हो जाएगा वाटर में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद इस ब्लेड नो का मैम। एरिया नहीं चेंज होगा। क्या वाटर में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, यस। Yes ma'am। Yes ma'am। हमने पढ़ा है ना, मीडियम का फोर्स क्या हो जाता है, F0 एयर के फोर्स का डिवाइडेड बाय के। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, एयर का 1/k, पढ़ा है ना कि ये हो जाता है। तो मीडियम में हर चीज 1/k से घट गई, चाहे फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटी है तो फाई डैश भी क्या हो जाएगा,
1/k से घटेगा, तो रिमेन्स सेम नहीं रहेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्लक्स विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। फोर्थ वाला बताओ क्या करोगे, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या, हर किसी का अलग अलग। पहले वाले का कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सेकंड बी वाला, बस मुझे ये बताओ कि बी वाला सीरीज में है या पैरेलल में है, ध्यान से देखना। हाँ सीरीज में। सीरीज में मैम, बी सीरीज में। सीरीज में, ये बीच वाली लाइन है, इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा, है ना। चलो इसका ए, इसका बी, ठीक है। अब ये बीच वाली लाइन, यहाँ पर कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे। आप सी इक्विवेलेंट निकाल लेना। इसमें बताओ, पैरेलल इसमें, हाँ मैम, पैरेलल में। यस, ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अगर C1 है, ये C2 है, तो इनको बनाने वाली जो प्लेटें हैं ये सेम है, तो प्लेट सेम, प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये इनको मानेंगे हम पैरेलल। तो आप तो अपने आप निकाल लोगे कम ज्यादा, किसका कम किसका ज्यादा, तो कंपेयर कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। डायग्राम बना देते हैं। दो सेल है जिसका ईएमएफ सेम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल दिया हुआ है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज फाउंड टू बी 0। डायग्राम नहीं है इसका, तो सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल R, कनेक्टेड इन सीरीज, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट, ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये E1 मान लो, E2, वैसे है दोनों की सेम ईएमएफ, लेकिन मैंने सेल की वजह से E1 E2 लगाया है। E1 E2 बराबर है E के। फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, उसके लिए मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को क्या रखना होगा। इसका मतलब है A और B का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, 0। एक मिनट, हेलो, कॉल नहीं उठा रहा हूं, पता नहीं यार, आ जाएगा घर तब बात कर लेंगे। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए और बी के बीच जो पोटेंशियल टर्मिनल वैल्यू है वो 0 है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो पहले मुझे बताओ ए और बी का टर्मिनल वोल्टेज कैसे लिखोगे, VA। मान लेते हैं कि सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। तो VA के बाद क्या लिखोगे, माइनस, मैं A से B जा रही हूँ, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, करंट के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा ना, करंट फ्लो करता है, प्लस ये पॉइंट प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से प्लस जा रही हूँ, तो प्लस का IR1, ठीक है। ये प्लस माइनस, तो माइनस का E इक्वल्स टू VB, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E माइनस IR1। मानते हो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये E माइनस IR1 के बराबर है। देखो A से B तक क्या लिखा है, A से लेके B तक मैंने KVL लगाया है, दैट्स इट। तो अब क्या दिख रहा है मुझे, क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये E1 है, देखो E1 E2 E के बराबर है, तो E हो गया। इसका मतलब मुझे सर्किट का करंट निकालना है, I, है ना जी। सर्किट का करंट I किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना है बताओ, E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E1 plus E2। हाँ तो E सीरीज में ऐड हो जाते हैं, 2E। सीरीज में ऐड हो जाते हैं, तो क्या लिखो, हाँ 2E हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, यही होगा।
एज इट इज उठा के पहली इक्वेशन में रख दो, और वी ए माइनस वी बी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई की वैल्यू एज इट इज माइनस आई की वैल्यू 2e अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1, और ये किसके बराबर कर दो बेटा, 0 के बराबर कर दो। निकाल लो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 की, सॉल्व करना रह गया बस। ठीक है ना। तो जब भी ऐसे सवाल आए कि किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, उसका मतलब तुम्हें टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है वो, बस टर्मिनल वोल्टेज का क्वेश्चन है। किसके बराबर आ रहा है, जल्दी करो। R1 माइनस R2। हाँ, तो हमारा यहाँ से सॉल्व करोगे तो R आएगा R1 माइनस R2 के बराबर। अब बस कैलकुलेशन रहेगी है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नाइस। सिक्स्थ करो, देखो सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट का। हमने किया था कि रिजल्टेंट निकाल के करते हैं इन चीजों को। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आइए एक तो वो होता है आइए, एक और होता है पोल स्ट्रेंथ। M × L। हाँ, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी एल। पोल स्ट्रेंथ को कई बार स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं यानी ml। ठीक है, तो मुझे इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, क्या होगा इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट। दो आइडेंटिकल बार है, देखो इसका मतलब तुम्हें इस डायग्राम से ही दिख रहा है कि इसका रिजल्टेंट ये बनेगा। इस नॉर्थ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ m है और इस साउथ का भी पोल स्ट्रेंथ m है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बार हैं तो दोनों के पोल स्ट्रेंथ सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पोल स्ट्रेंथ m है मल्टीप्लाई बाय रिजल्टेंट लेंथ कितनी है L√2, बस खत्म आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि दो आइडेंटिकल बार्स रखी हुई हैं और रिजल्टेंट पूछे कि मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम बताओ, तो इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल के करते हैं। सेवंथ रहने दो, एट्थ बताओ फटाफट। फ्लक्स। Flux of magnetic induction through a coil of resistance R having N turns change from 5 to 5 मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ क्या होगा, बताओ। आयुष बी। मैम बी। मैम बी है। कैसे किया, क्या किया। मैम हम ईएमएफ को लिख सकते हैं d5/dt
और फिर मैम वहां से हम करंट निकाल सकते हैं ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और फिर मैम वहाँ ईएमएफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं d∅dt और इंटू रेजिस्टेंस। फिर मैम फाई को लिख सकते। और फिर मैम उसके बाद हम ठीक है, सही उसको है। हम जब सॉल्व करेंगे तो dt में आके हो जाएगा। हम्म देखो, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R है, उस पर N टर्न्स लगे हुए हैं, ठीक है। और उसका जो फ्लक्स है φ1 से φ2 हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हुआ है φ1 से φ2। कॉइल के पास रेजिस्टेंस भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो वो पूछ रहा है कि बताओ कितना चार्ज पास किया होगा कॉइल से। तो कॉइल से कितना चार्ज पास किया होगा, सिंपल सी बात है, फ्लक्स का चेंज हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ के इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट है आई, वो किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड होगी अपॉन में रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना पड़ेगा पहले तो, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे, ईएमएफ किसके बराबर आएगी भाई, d∅dt। बट मेरे पास जो यहाँ पर कॉइल है उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। तो n d∅dt किसके बराबर हो जाएगा, d∅dt शुड बी इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1, करेक्ट, अपॉन dt एज इट इज। ईएमएफ को क्या लिख सकते हो, आई को क्या लिख सकती हूँ मैं अब, देखो आई को क्या लिख सकते हैं, dq/dt इक्वल्स टू ईएमएफ बाय आर। तो ईएमएफ की वैल्यू जो यहां से निकाली है उसको यहां पुट करो, n φ2 माइनस φ1 अपॉन dt, r एज इट इज। dt से dt मर गया, तो मेरे पास अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो dq, सिंपल सी बात है, dt हट गया है, ये q बन जाएगा किसके बराबर, n φ2 माइनस φ1 अपॉन r, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, सिंपल सा था, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, नाइन्थ, देखो अब यहाँ पर तुम्हें करंट दिया हुआ है एसी सर्किट का कुछ इस तरीके से, I इक्वल्स टू 3 sin ωt 4 cos ωt। तो कुछ चीजें पूछी हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है वो बतानी है, या इसमें से कौन सा ठीक है वो बताओ। मीन वैल्यू ऑफ करंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी चीजें पूछी हैं। सबसे पहले देखो आरएमएस कैसे निकालोगे, या फिर यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाओगे इसकी। मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आई की, वो कैसे होनी चाहिए, ए आई इक्वल्स टू आई नॉट। मैम इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला था ना। हाँ, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बाकी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, समथिंग ऐसे होती है। तो इसका मतलब यस मैम। प्लस फाई, कुछ फाई भी रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है नहीं, या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाओ, या फिर कैसे कर सकते हो, आई नॉट तो निकाल सकते हैं आराम से। करो, कैसे करोगे। क्या फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट,
मैम अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। निकालो कितना आ रहा है, कौन से ठीक है। IRMS 5/√2 आ रहा है। और आई नॉट पीक वैल्यू, वो तो आरएमएस का फॉर्मूला है। I05 आ रही है। हाँ ठीक है। आईआरएमएस का फॉर्मूला सीखा हुआ है ना हमने, कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है तो हम आईआरएमएस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या आता है मेरे पास, आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 25 हो गया। तो 5/√2 आईआरएमएस की वैल्यू। I1 किसका कॉफिशिएंट है, ये 3 और ये 4, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 25, तो आरएमएस की वैल्यू आई 5/√2। तो पहला ऑप्शन गलत है कि ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। तो यानी अब देखो मेरे को पीक वैल्यू पूछनी हो तो पीक वैल्यू भी पता चल गई कि आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। करेक्ट, क्योंकि I0/√2 होता है। अब मीन वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, आरएमएस तो सही 2 निकाल। I0 by pi। हम्म 2 I0 by pi। मीन वैल्यू ऑफ दिस करंट इन 1/2 पीरियड, देखो 1/2 पीरियड के लिए पूछा है ना। वैसे भी देखो पूरे के लिए तो एवरेज वैल्यू 0 ही हो जाती है, कंप्लीट के लिए तो मीन वैल्यू के लिए तो इसलिए हाफ पीरियड के लिए पूछा है। तो 1/2 के लिए हमारे पास मीन वैल्यू कितनी आती है, क्या फॉर्मूला है। 2 I0 by pi। तो अगर 2I0/पाई यही फॉर्मूला है। यस मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही। यस मैम तो आ रही है। नहीं, I0 की वैल्यू 5। देखो जो ये 2I0/पाई फॉर्मूला है ये हाफ साइकिल के लिए, ये पता है ना। फुल साइकिल के लिए तो अपनी एवरेज वैल्यू 0 ही हो जाती है। I0 की वैल्यू अभी निकाली है 5/पाई, तो ये मेरा 10/पाई आया, तो ये इक्वेशन भी गलत है ना, ये भी गलत हो गया। अच्छा अब या तो सी है या डी है। अब सी या डी कैसे निकालेंगे देखो, सी या डी कैसे निकालोगे भाई। ये हम फेस वैल्यू से, उससे फेसर डायग्राम से देख लेते हैं। देखो कैसे, मेरा एक करंट तो इधर आ रहा है 3, दूसरा मेरा कॉस है 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 का एवरेज, यानी मेरा 3 और 4 का एवरेज जो पीक करंट था वो कहीं यहाँ आया है, I0। हम्म I0 तो यही बनेगा ना, तो ये मेरा रिजल्टेंट आया है। इनका बीच का एंगल मान लो कुछ फाई है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से 10 फाई निकालूं तो मेरा 10 फाई कितना आएगा यहाँ से, 4/3। ये मेरा कितना आया, ये हमारा 5 आया, 4/3। 4/3, तो 10 फाई मेरा यहाँ से 4/3 आया। यानी जो करंट है वो लीड कर रहा है ना, बट हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वोल्टेज से क्या सीन चल रहा है। If the applied voltage is Vm sin omega t, then the circuit must be containing resistance and capacitance. If the voltage, the circuit may contain resistance and inductance. वोल्टेज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मीन करंट हमारा 10/पाई आया है, mean value of the current in 1/2 period is 10/पाई। The applied voltage, then the circuit में 10 फाई अगर 4/3 है तो ये वोल्टेज के साथ कैसे मेंशन करेंगे।
It should be 10 current legs. हमें एक्सएल बाय आर हो जाता है ना 10 5 आई इक्वल वी बाय आर लगा दें। एक्सी बाय आर भी हो जाता है, एक्सी बाय आर भी हो जाता है, एक्सएल बाय आर भी हो जाता है ना? मैम इसके तो सीडी दोनों हो सकते हैं। एक्सएल बाय आर भी होता है और एक्सी बाय आर भी हो जाता है। वोल्टेज से कैसे कंपेयर करेंगे? और एक मिनट रुको, अगर ये IRMS वैल्यू है, VRMS तो आई से हम निकाल ही नहीं सकते, इधर पैड वोल्टेज इज VM sin ओमेगा टी। अच्छा, VM पीक वैल्यू होगी, और तो अगर देखे भी तो मेरे पास फाई तो आया ही है, तो करंट की इक्वेशन भी कुछ अगर बनेगी तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई समथिंग बनेगा। और वोल्टेज की क्या बनेगी? इसका आंसर क्या है देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है R&C सर्किट, सी ऑप्शन दिया हुआ है। मैम इसमें ना जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फाई, हाँ ये तो है ही। सॉल्व करेंगे। और मैम जो इसमें वोल्टेज दी है वो दी है साइन ओमेगा टी, मतलब करंट लीड कर रहा है, मतलब कैपेसिटर होना चाहिए। फाई तो हमने निकाल ही लिया ना, फाई तो 4/3 आ जाएगा अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ कि 3 4। मैम हाँ फाई की अच्छा, वैल्यू अच्छा ये कह रहा है कि अगर मैम मतलब वोल्टेज, ओ सॉरी, गॉट इट, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि अगर वोल्टेज इतनी है, अगर वोल्टेज VM साइन ओमेगा टी है तो क्या होगा। और मेरे पास करंट की इक्वेशन क्या बनी है, कुछ फाई तो आया है, यानी करंट की यस इक्वेशन I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो फिर करंट लीड कर रहा है ना मेरा, और करंट किस में लीड करता है, कैपेसिटेंस में, यस मैम तो फिर सी ऑप्शन होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ ठीक है, 9 का सी ही दिया हुआ। ठीक है, ये हम कंफ्यूज हो गए थे कि वोल्टेज कहाँ से लाएं, ये वोल्टेज जो इन्होंने दी हुई है यही माननी पड़ेगी, यही वोल्टेज इन्होंने दी हुई है कि वोल्टेज अगर VM साइन ओमेगा टी है तो करंट, तो सर्किट क्या है, तो भाई साफ दिख रहा है कि करंट तो लीड कर रहा है ना प्लस फाई से, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, और हमने फाई निकाल भी लिया कि I नॉट कितना आ रहा है, 10 फाई से लीड करेगा, फाई 4/3 है। तो दैट मीन सिंपल सी बात है कि वोल्टेज से करंट आगे है और करंट लीड करेगा, तो कौन सा सर्किट बनेगा, RC सर्किट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ ठीक है, वो वोल्टेज इन्होंने गिवन दे दी VM साइन ओमेगा टी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। मतलब इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना था थर्ड ऑप्शन के लिए। 10th के लिए क्या करेंगे, देखो ये भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अपने मार्क कर लेना, मतलब मुझे तो काफी सही लगा, फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। द करंट इन द इंडक्टेंस इज वेराइंग अकॉर्डिंग टू द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। तो वोल्टेज विद टाइम के साथ क्या ग्राफ आएगा, IT का ये कर्व है, the current in the inductance is varying with time। करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज होना ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है करंट की, ये डिक्रीज ही हो रहा है। तो EMF के साथ क्या होगा, चाहे करंट किसी भी दिशा में डिक्रीज हो, EMF ने क्या होना है,
ईएमएफ ने ABCD में से कौन सा आएगा? ये तो प्लॉट कराया भी हुआ है। मैम डी आएगा। ईएमएफ किसके बराबर होगी? इंडक्टेंस के अक्रॉस द करंट इन द इंडक्टेंस, है ना, यानी इंडक्टर के अक्रॉस है तो ये इसके अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा ना। यस मैम। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो, अगर करंट सर्किट में बढ़ेगा तो सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहले तो अब एल डी आई बाई डी टी कौन सा आना चाहिए? डी ग्राफ, 10th ऑप्शन, 10th का डी चेक कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? अगर डी आई बाई डी टी इंक्रीज होगा, डी आई बाई डी टी इफ पॉजिटिव, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या आ जाएगी? अगर मेरे पास ये इंडक्टर है इस तरीके से और डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो अपने पास कैसा साइन बना लेगा? वो इसको अपोज करना चाहेगा। मान लो करंट की डायरेक्शन ये है आई, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर कैसा साइन बना लेगा? प्लस का साइन ही बना लेगा, क्योंकि करंट प्लस से निकलना चाहिए। तो प्लस से नेगेटिव, यानी ये ईएमएफ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की तरफ पर बनेगी। तो पहले साइकिल के लिए मेरे पास जो ईएमएफ आनी है वो पॉजिटिव आनी है। ठीक है, तो यानी पहली साइकिल पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सेकंड साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड साइकिल के लिए मेरी डी आई बाई डी टी नेगेटिव है। डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो यानी तुम्हारा इंडक्टर इस तरीके से बनेगा कि ये करंट को सपोर्ट कर दे। करंट की डायरेक्शन ये है तो करंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी तरफ नेगेटिव साइन बना लेगा और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये वोल्टेज कैसी हो जाएगी? ये इसकी जो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ है, तो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ यहाँ पर हो गई नेगेटिव, तो यानी सेकंड साइकिल मेरी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड साइकिल शुड बी नेगेटिव, तो इसीलिए डी ऑप्शन में यहाँ पर सेकंड साइकिल क्या है? नेगेटिव। अब वोल्टेज कांस्टेंट क्यों है, कोई बता सकता है? वोल्टेज क्यों है कांस्टेंट? किसने दिया था इसका आंसर? राहुल। वोल्टेज कांस्टेंट क्यों है? एल तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा इंडक्टर। डी आई बाई डी टी क्या है? भाई स्ट्रेट लाइन कर्व है ना, तो डी आई बाई डी टी का चेंज भी तो कांस्टेंट है ना। डी आई बाई डी टी का चेंज भी तो कांस्टेंट है ना हर पॉइंट पे, देखो। तो इसीलिए ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? यस मैम। 11th ये भी कराया हुआ है, अगर तुम्हें कुछ याद हो तो इस चीज का, मिनिमम डेविएशन और ये सब कराया है। तो ए गिवन रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म पी। यहाँ पर मिनिमम डेविएशन होता है। एडिशनल प्रिज्म क्यू एंड आर ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड सेम मटेरियल आर नाउ एडेड, द रे विल नाउ सफर। क्या होगा? मैंने कराया था, दो केसेस में कराए थे प्रिज्म में, या तो जीरो डेविएशन का और एक जीरो एक तो था कि डेविएशन जीरो हो जाए, दूसरा केस क्या था? जीरो डेविएशन और जीरो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का भी था एक, है ना, कि डिस्पर्जन जीरो हो। तो डिस्पर्जन जीरो में इनवर्स लगा देते थे कि भाई जितना पी वाले ने स्प्रेड किया है क्यू वाला उतना ही अपोजिट में स्प्रेड कर दे, तो डिस्पर्जन जीरो हो जाएगा। जीरो डेविएशन के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है इनके पास, सेम मटेरियल है, तो किसके बराबर होगा ये प्रिज्म? क्यू आर तो कट ही जाएंगे आपस में, इनवर्स है, क्यू से आर कट गया। मैंने क्या बोला था कि भाई ये सेम एक दूसरे की चीजों को कैंसिल आउट कर देंगे ना,
इनवर्स वाले सेम है, तो Q ने R को कैंसिल कर दिया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सिर्फ P वाले की तरह ही बिहेव करेगा। अब P मिनिमम डेविएशन दिखा रहा था, ये सेम डेविएशन दिखाएगा। भाई जीरो डेविएशन के लिए क्या करते थे, एक दूसरे में ऐसे इनवर्स लगा देते ना। ये दोनों वाले कंडीशन देखना, मैंने तुम्हें क्लास नोट्स कराए होंगे जब इन डेप्थ प्रिज्म, उसमें कराया है ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यू आर विल कैंसिल आउट, दिस प्रिज्म विल बिहेव एज ओनली पी, तो डेविएशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, 12वां बताओ। ये आया ना अच्छा क्वेश्चन, मिरर वेलोसिटी, मिरर उसका। पहले तो ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें या लॉन्गिट्यूडनल वाला, सॉरी ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा वाला लगाओगे स्पीड के लिए? ट्रांसवर्स वो होता है जब पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगी चीज, ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रही है क्या, ये तो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा ना, ऐसे। वो हेलीकॉप्टर के लिए सिखाया था कि जब अगर हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू कर दे तब हम ट्रांसवर्स वाला लगाएंगे। तो अभी कौन सा लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल। क्या फॉर्मूला था लॉन्गिट्यूडनल का, मुझे याद दिलाओ। v velocity of image with respect to mirror equals to m square velocity square into velocity, velocity of object will. यही फॉर्मूला था ना, Yes, जहां तक ma'am. मुझे याद है यही फॉर्मूला था कि नहीं, तो बस यही करना है। तो मैग्निफिकेशन निकालो, मिरर की और इमेज की वेलोसिटी निकल जाएगी, ऑब्जेक्ट की देखो। तो हमें क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। ए ड्राइवर स्टॉप हिज कार एट रेड लाइट, द कार इज फिटेड विद ए साइड व्यू मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 मीटर, एन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग द कार एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की तो दे दी तुम्हें वेलोसिटी, ये रही 16 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द एम्बुलेंस, अब ये कह रहा है कि इस एम्बुलेंस, दैट मीन्स एम्बुलेंस इज ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी एज सीन बाय द ड्राइवर इन द साइड व्यू मिरर, तो जो ड्राइवर को मिरर के उसमें दिखेगी। डिस्टेंस भी दे दिया 50 मीटर, तो सारी चीजें हैं, करके देखो क्या आता है। मैग्निफिकेशन निकालो, सबसे पहले तो वही चाहिएगा। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, v बाय यू माइनस का, इसका स्क्वायर कर देंगे, v निकालना पड़ेगा, u 50 दिया ही हुआ है। ठीक है, v कितना आएगा, 50/6 आएगा क्या? यस मैम। 50 से 50 कट गया, तो ये कितना आया, 1/36। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज 1/36 मल्टीप्लाई v ओम, कितना है v ओम, 16। तो कितना आया ये, 2 8 16, कितने पे काटे, 2 8 16, 2 8 16 18 है ना, 4/9 आ गया। Yes, ma'am.
इसमें इतना समय क्यों लग गया फिर? ये इतना सा तो काम करना था। अब इसमें तुम्हें इमेज देखो, इसमें पहले ही बोला है कि जो स्पीड है इमेज की ड्राइवर को दिखेगी, बट वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है? व्यू मिरर के रिस्पेक्ट में ही, तो इसलिए यहाँ पर मिरर का कोई सीन आया नहीं, ठीक है। या फिर मान सकते हो कि मिरर रेस्ट में ही है, मिरर रेस्ट पे है तो मिरर की वेलोसिटी वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट 4/9 आ गई। तो इसमें इतना क्या करना था तुम्हें? हम्म आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, 13th बोलो फटाफट। 13th हो जाएगा। आई मैक्स बाय आई मिनिमा निकालना है, ये तो फटाक से कर लोगे। क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए? क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ ए ई। ए आ रहा है मैम, ए। अच्छा, आंसर ये आ रहा है। हाँ, आंसर ठीक आ रहा है। इसमें अंडर रूट I1 प्लस अंडर I2 में स्केयर होता है क्या? एक बार बताना कंफर्म यस करके। मैम, यस मैम, स्क्वायर होता है दोनों में। ठीक है, तो बस यही करना है। पर तुम्हें दिया, ओ सॉरी, तुम्हें दिया क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी। तुम्हें विड्थ ऑफ स्लिट दिया हुआ है, आर इन द रेशियो दिस। तो मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था कि आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ का स्केयर, यही सिखाया था यस मैम। शायद। यस मैम। हाँ, तो वहीं से देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। तो विड्थ का स्केयर दिया हुआ है, तो मान सकते हो ये एम्पलीट्यूड के बराबर ही होगा, 4:9। तो जैसे एम्पलीट्यूड के लिए करते थे वैसे ही विड्थ के लिए कर सकते हो। कैसे करोगे इसको? विड्थ का स्केयर होता था कि डब्लू डब्लू होता था एक बार फॉर्मूला? इन यंग्स द विड्थ ऑफ द स्लिट आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। हम डब्ल्यू ही आएगा। खाली डब्लू आना चाहिए ना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्केयर। फॉर्मूला एक बार देखो, अगर हम ए का मैक्स निकालेंगे, एक सेकंड रुकना, ए मैक्स हो जाएगा A1 प्लस A2 बस, और ए मिनिमम हो जाएगा A1 माइनस A2। और पूछा क्या है मुझे? इंटेंसिटी। A2 से मैं डिवाइड कर दूं तो A1 बाय A2 प्लस 1, A1 बाय A2 माइनस 1। ठीक है, तो ये ए मैक्स बाय ए मिनिमा का रेशियो देख लो कितना आ जाता है दिया हुआ। अगर इसके प्रोपोर्शनल है, मैं प्रोपोर्शनल में कर रही हूँ, इसके जो डब्ल्यू के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। मैम ए मैक्स बाय ए मिनिमम आ रहा है 5:1। बेटा एक बार इसका फॉर्मूला कंफर्म कर लेना। देखो फॉर्मूला तो कंफर्म मैम यही है। क्या है? डब्ल्यू स्केयर है कि डब्ल्यू का स्केयर नहीं है मैम मेरे हिसाब से। या फिर एक मिनट, मुझे लिखवाया तो था ना मैंने क्लास में। यस मैम। देखना पड़ेगा। संदीप, क्या क्या रिलेशन था? मैम वो हाँ, इसलिए का रेशियो इक्वल होता है इंटेंसिटी के रेशियो से। विड्थ का रेशो इंटेंसिटी के रेशो के इक्वल होता है, यस मैम। तो फिर स्केयर नहीं आएगा। मैम एम्पलीट्यूड में तो स्क्वायर रहेगा वो हाँ, इसलिए। एम्पलीट्यूड का तो रहेगा, यस मैम। एम्पलीट्यूड का स्केयर रहेगा। विड्थ का बताओ, विड्थ में स्केयर लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता मैम।
विड्थ में स्क्वायर नहीं लगता, तो ठीक है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, और तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डब्लू के। हाँ, तो आई मैक्स बाय आई मिनिमा ही निकाल दो जैसे निकालते हो। तो इसका मतलब I1 बाय I2 का रेशो बराबर हो जाएगा ना W1 बाय W2 के रेशो के। तो सेम इसी से ही कर दो फिर जो फॉर्मूला लगाया है हमने, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 कैसे हो जाएगा, देखो हटा दो। अब ए मैक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इंटेंसिटी का रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना विड्थ के। तो फिर अगर तुमने इंटेंसिटी निकाल, जैसे हम इंटेंसिटी के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ही विड्थ का सॉल्व कर दो। अब I1 बाय I2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट I1 बाय I2 किसके बराबर आ जाएगा, 4:9 +1। अगर स्क्वायर से करें तो अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से करें तो, क्योंकि आई मैक्स किसके बराबर होगा, आई मैक्स ऑफ आई मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 का अपॉन A1 माइनस A2 के स्क्वायर के। हाँ, आई मैक्स बाय आई मिनिमम A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये 2 है, तो A1 कितना हो जाएगा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई। तो A1 कितना हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा 9 का हाफ 3 है स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 5 जो 25 अपॉन 1, ये लो। ठीक है, ऑप्शन ए क्या किया है मैंने, देखो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिसको जैसे कैलकुलेशन इजी लगे। बस याद ये रखना कि इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो फॉर्मूले बनते हैं, या तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम कर दो, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2। तो I1 और I2 का रेशो सेम हो जाएगा विड्थ के रेशो के, लेकिन एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखो इंटेंसिटी का रूट। तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पर आई मैक्स निकाला है तो A1 की वैल्यू क्या रखी है, 4 न रख के 2 रखी है, क्योंकि रूट में आएगा ना √4, तो √4 2 बनेगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से कर सकते हो आप लोग, आई मैक्स बाय आई मिनिमम करके भी कर सकते हो। तो आई का रेशो ही क्या बनेगा, आई मैक्स I1 बाय I2 का रेशो डायरेक्ट बन जाएगा 4/9, लेकिन एम्पलीट्यूड A1 बाय A2 का रेशो 4/9 ना बन के क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। बस बेसिक थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ये रूट वाले में थोड़ा लेंथ ही पड़ जाता है, इसलिए मैंने रूट वाला नहीं किया। ठीक है, आप करके देख सकते हो, आंसर यहाँ से भी सेम आएगा, इससे भी ठीक आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। हाँ या ना, यस मैम। यस। तो ये रेशो वाले क्वेश्चन कर लेना। बस दो चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी तो तुम्हारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। ये देखो फॉर्मूले तुम्हें बेटा, तुम्हें फॉर्मूले भूलने नहीं है, तुम्हें याद रखने हैं, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कुछ। 14th मैम ऑप्शन डी। ए तो नहीं होगा, कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग टू डिफरेंट लेंथ्स, गलत। टू डिफरेंट लेंथ्स आर इनकोहेरेंट सोर्सेज एज कांस्टेंट फेज डिफरेंट कैन नॉट बी मेंशन बिटवीन देम, तो सेकंड तो ट्रू है। assertion is true but sorry, reason is true but assertion is false, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्क फंक्शन वाला तो आप खुद से कर सकते हो। 16th कैसे करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, सब चीजें दी हुई हैं, निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है पर न्यूक्लियन की। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5। डेल्टा एम के लिए क्या माइनस करना होता है, मास, मान लो ये मेरा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या घटाएंगे भाई, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाएंगे, याद रखना। ठीक है, हाँ या ना, मल्टीप्लाई
बाइंडिंग एनर्जी Yes. में उल्टा होता है, बेसिक चीजें हैं याद। तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकल के आई है पूरे न्यूक्लियस की, लेकिन पर पूछा है तो डिवाइडेड बाय 40 कर देना, ठीक है। 40 से डिवाइड कर देना इस एनर्जी को, ठीक है, आंसर आ जाएगा। 17th ट्राई कर लेना, एनर्जी का ही सवाल है ये, फिर जीनर डायोड के क्वेश्चन है, ये फिर उसका है, ये तो तुमने अभी कराया, गामा रे शॉर्टर, ये तो तुम्हारे पेपर में आया था। तो ये लास्ट के 5-6 क्वेश्चन हैं, इन्हें एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये यही तुम्हारा होमवर्क है आज का, जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं इन्हें जरूर ट्राई करना, ठीक है। ओके देन एवरीवन, बाय, see you in the next year. सुमित कुछ फॉर्मूले वगैरह याद कर ले, वहां पर बैठ के सॉल्व नहीं करने, फॉर्मूले डिराइव नहीं करने, ठीक है। कभी वहां बैठ के फॉर्मूले डिराइव कर रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑल्सो, बाय।